वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का जो मेन टॉपिक है वो है लीनियर मॉडल, या फिर हम इसको जनरल लीनियर मॉडल भी कहते हैं। जनरल क्यों कहते हैं ये अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा डिस्कशन इस बात पर होना चाहिए कि ये मॉडल क्या है। लीनियर और जनरल ये दोनों बाद में आएंगे। सबसे पहले हम इस मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं, मॉडल होता क्या है। तो मॉडल को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं मॉडल इज़ अ रिलेशनशिप, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। मॉडल में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट भी होते हैं। तो अगर हम एक यूनिवेरिएट, हम लोग वैसे मल्टीवेरिएट पढ़ रहे हैं बट हम पहले यूनिवेरिएट को समझेंगे और फिर इस यूनिवेरिएट को बेस बनाकर मल्टीवेरिएट के मॉडल्स को देखेंगे। तो यूनिवेरिएट के मॉडल को अगर हम समझना चाहें तो बात करते हैं यूनिवेरिएट मॉडल की। यूनिवेरिएट मॉडल एक रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल्स। तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स आते हैं। एक वेरिएबल को हम y से और एक को x से रिप्रेजेंट करते हैं। y को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इनके और भी नाम हैं, इनको अभी हम जानेंगे। x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अलावा हमारे इस मॉडल में कुछ कांस्टेंट टर्म होते हैं, जैसे कि अगर हम एक रिलेशनशिप लिखें y = a + bx, तो ये कांस्टेंट टर्म a और b कहलाते हैं। अब इसको हम एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं कि ये मॉडल एक्चुअल में हमें बताता क्या है, कैसे रिलेशनशिप के बारे में ये बात करता है। तो चलिए हम एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हम किसी एक कंट्री में होने वाली किसी एक कमोडिटी ले लेते हैं कोई, जिसका प्रोडक्शन उस कंट्री में हो रहा है। तो हम उस कंट्री में उस कमोडिटी के प्रोडक्शन के बारे में एक मॉडल सेट करना चाहते हैं। तो मॉडल को सेट करने के पहले हमारे पास कुछ प्रीवियस डेटा है। प्रीवियस डेटा क्या है हमारे पास। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ले लें, लेकिन चूँकि ये एग्जांपल एक कॉमन है और डिपेंड करता है अलग अलग देशों में, इसमें अलग अलग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होते रहते हैं। तो हम एक कमोडिटी का प्रोडक्शन ले रहे हैं। वाई हमें क्या बताता है, वाई हमें बताता है कि प्रोडक्शन कितना हुआ। ए हमको क्या बताता है, ए एक फिक्स क्वांटिटी है। फिक्स क्वांटिटी का मतलब जब काम में कोई स्पेशल चीज़ ना की जाए तब भी हम इतना प्रोडक्शन कर रहे थे, इसको इंटरसेप्ट टर्म भी कहते हैं। एक्स हमको क्या बताता है, एक्स वो वेरिएबल है जिस पर प्रोडक्शन डिपेंड करता है। तो अभी हम प्रोडक्शन के लिए एक रैंडम वेरिएबल लेकर चलेंगे, जब जनरल लीनियर मॉडल पे आएंगे तो मल्टीपल पे बात करेंगे। अभी हम प्रोडक्शन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ले लेते हैं, मैन पावर। मैन पावर मीन्स प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, आदमी चाहिए, काम करने वाले आदमी जो काम करेंगे तभी प्रोडक्शन हम बढ़ा पाएंगे। अब ये आदमी का जो अमाउंट है उसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये b मल्टीप्लाई किया गया तो वो कैसे इसके अमाउंट को बताता है। अगर हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो डिफरेंट तरीके से प्लॉट होगा। ये डिपेंड करेगा b की वैल्यू क्या है। अगर मान लो b की वैल्यू को हम 0 ले लें तो ये लाइन हो जाएगी, जहाँ पर इस एक्सिस पर x हमने ले लिया है और इस एक्सिस पर y ले लिया है। तो x की वैल्यू 0 पर y की कितनी वैल्यू है ये। अगर x की वैल्यू 1 कर दें तो भी y की इतनी वैल्यू है। x की वैल्यू अगर 2 कर दें तो भी y की इतनी वैल्यू है। यानी x में जब हमने इसके कोफिशिएंट को 0 लिया तो y पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। x कुछ भी हो जाए y पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब किसी का कोफिशिएंट 0 लिया गया तो इस लाइन में ये बात तो सबको पता है कि ये हिस्सा हमको बताता क्या है, ये हमको स्लोप बताता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप एक इंटेंसिटी होती है। स्लोप जितना ज़्यादा होगा हमारी इक्वेशन में x के बढ़ने पर y उतनी तेज़ी से बढ़ता है, 0 से 45 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में। चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लेते हैं ये वाली जो लाइन थी इसका स्लोप 0 है, ये x एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है। एक लाइन हम इस तरह की फॉर्म करते हैं ऐसे। ये भी लाइन की इक्वेशन है, ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग
मैथमेटिक्स इंटर की पढ़े हो, और मैंने भी कई बार इस पर डिस्कशन किया कि लाइन के इक्वेशन ये कैसे हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो x की क्वांटिटी 1 बढ़ाने पर y में सिर्फ इतना इंक्रीमेंट हुआ, जब 2 पर ले गए तो y में इतना इंक्रीमेंट हुआ, 3 पर ले गए तो y में ये इंक्रीमेंट दिख रहा है, 4 पर ले गए तो y का इंक्रीमेंट, तो y में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन करस्पॉन्डिंग टू x जो y का इंक्रीमेंट है वो थोड़ा सा कम है। वो कैसे पता चला? इस लाइन की स्लोप से। अगर हम इस लाइन का स्लोप और कम कर दें तो अब y का इंक्रीमेंट और कम हो जाएगा। सेम x की वैल्यू बढ़ने पर जो इंक्रीमेंट पहले इतना था वो अब कितना बचा? सिर्फ इतना। स्लोप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? स्लोप बढ़ाने पर x जितना बढ़ेगा y उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। अगर स्लोप बढ़ गया पहली वाली लाइन के रेस्पेक्ट में, अब की बार y में इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा। तो एक लाइन जो ऐसी होती है जिसमें x इक्वल टू वाई हम लिखते हैं, या फिर हम कहते हैं इसका स्लोप 45 डिग्री है, 45 डिग्री वाली स्लोप की जो लाइन होती है वो x और y में इक्वल इंक्रीमेंट देती है, यानी जितना x बढ़ेगा उतना हमारा y भी बढ़ जाएगा। और स्लोप बढ़ाने पर x थोड़ा सा बढ़ेगा, y बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो सबको ये बात समझ में आ गई कि b क्या बताता है? b बताता है कि x की इंटेंसिटी कितनी है, यानी इस x की जितनी इंटेंसिटी होगी उतनी तेज़ी से ये y पर इफ़ेक्ट डालेगा। तो लीनियर मॉडल इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन विच वन इज़ नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द अदर इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वी यूज़ सम कांस्टेंट फॉर देयर रिलेशनशिप। स्लोप का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस मॉडल में ये देखते हैं कि मॉडल की वैल्यूज़ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैं। जैसे प्रोडक्शन करने वाली बहुत सी कंपनियां हैं, ये कंपनी नंबर 1 है, इसके लिए जो मॉडल सेट हुआ ये सेट हुआ। हम कंपनी नंबर 2 ले लेते हैं, इसके लिए जो मॉडल सेट हुआ ये सेट हुआ, सबका अलग अलग होगा। अब मान लो ये एक देश में एक ही वस्तु का प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों के द्वारा जो आउटपुट हमें मिला वो हमने ऐसे लिख लिया। टोटल कंपनियां कितनी थी? n। तो जब n कंपनियों का हमको ये मॉडल पता चल गया तो कोई एक नया आदमी जब कोई एक कंपनी ओपन करना चाहेगा तो वो ये प्रीवियस डेटा को देखकर पता लगा सकता है कि हम y में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन x। वो सबसे पहले क्या करेगा? इस डेटा का कैलकुलेशन करते हुए a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, फिर a और b की इन आई हुई वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए वो अपने x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेगा और पता लगा लेगा कि उसका प्रोडक्शन कितना होने वाला है। इसी को हमने पढ़ा था रिग्रेशन में जब हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़ रहे थे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई कि अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर का कुछ डेटा हो तो हम फ्यूचर में x की कोई भी वैल्यू को लेकर y को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पॉपुलेशन के केस में क्या है? x को हम टाइम मान लेंगे, ये टाइम की इंटेंसिटी है, ये इंटरसेप्ट टर्म है, और ये किसी समय t पर पॉपुलेशन pt है। तो अगर हमको पिछले 50 सालों में पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बारे में आइडिया हो या उसका रेट पता हो, यानी कि हमको a पता हो और b पता हो, क्योंकि इस pt पर t कितना इफेक्ट डालेगा ये कौन निर्धारित करता है, कौन डिसाइड करता है? ये a और b। a इंटरसेप्ट है, मतलब फिक्स टाइम है कि हर साल पॉपुलेशन कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी, लेकिन किसी b के आने की वजह से। व्हाट इज़ b? b इज़ टाइम। अब ये टाइम कैसा है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, या इस टाइम में क्या क्या सिचुएशंस हुई, कोविड आया तो b की इंटेंसिटी कम हो गई, पॉपुलेशन कम हुई, कोई और बात हुई, युद्ध छिड़ गया तो b की इंटेंसिटी कम हो गई, पॉपुलेशन कम हो गई। डिपेंड करता है कि ये कैसा टाइम है और उसके हिसाब से ये b कैसा है जो pt पे इफेक्ट डालेगा। तो pt यानी पॉपुलेशन इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम इज़ इंडिपेंडेंट, टाइम को कोई ना रोक सकता है ना कोई बढ़ा सकता है, ये अपने हिसाब से चलेगा। b वो कोफिशिएंट है जो इस t की इंटेंसिटी के बारे में बताता है, और ये वो इंटेंसिटी है जो ये बताती है कि pt कितनी तेज़ी से बढ़ेगा या घटेगा। b के नेगेटिव होने पर pt में डिक्रीमेंट भी होता है। a एक एवरेज वैल्यू कह लो। एवरेज वैल्यू का मतलब जब सब कुछ नॉर्मल चलेगा तो इतना हिस्सा बढ़ता रहेगा, अगर t में कोई चेंज होता है तो वो कौन डिसाइड करेगा? b डिसाइड करेगा। तो a और b ये जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। अगर किसी मॉडल में हम इन a और b को कैलकुलेट कर लें
तो इन ए और बी की कैलकुलेशन के आधार पर हम फ्यूचर में मान लो यहाँ पर 2050 हमने पुट किया, तो 2050 पुट करते ही हम जान जाएंगे कि इस समय में पॉपुलेशन लगभग कितनी होने वाली है, क्योंकि हमने टाइम में पॉपुलेशन के बढ़ने की इंटेंसिटी को बी से मेजर कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा। चलिए, मॉडल सबको समझ में आ गया। हम किसी भी बात के लिए एक मॉडल सेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हम अपना डेली का समय नोट करें, इसको हम नाम दे दें y1 y2, ये सारे बच्चे कर सकते हैं अपना समय। तो एक समय जो एवरेज है, एवरेज टाइम है कि मान लो आपको आपके घर से यूनिवर्सिटी जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो ये ए की वैल्यू हो गई। अब ये बी किसी रैंडम वेरिएबल x की इंटेंसिटी है। ये रैंडम वेरिएबल x क्या हो सकता है, मान लो ये x आपकी साइकिल की स्पीड है, बाइक की स्पीड है। तो जब इसकी इंटेंसिटी यानी b बढ़ेगी तो हमारा ये y, ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है, स्पीड बढ़ाओगे टाइम घटेगा, यहाँ पर एक्चुअल में b माइनस में होगा। तो स्पीड अगर बढ़ाई गई तो y घट गया, और अगर स्पीड कम की गई तो y बढ़ गया। तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई। किस बारे में रिलेशनशिप डेवलप हुई, कि हमको जो जाने में टाइम लगता है वो क्या है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसी स्पीड बढ़ाने पर y1 बढ़ेगा ना, y1 अगर टाइम है पहुंचने का तो स्पीड बढ़ाने पर टाइम बढ़ेगा कैसे, कम समय में। टाइम है, हम सोचे मतलब रिवर्स रिलेशनशिप भी होती है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए मैंने बोल दिया कि बी रिवर्स है, निगेटिव में है, निगेटिव होने पर इस पर रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो, रिवर्स रिलेशनशिप को आप ग्राफ पे ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। देखो इसमें जो एंगल है वो इतना हो गया है, या अगर एक्यूट एंगल देखें तो ये वाला है। तो इसमें क्या है, जब x यहाँ पर था तो y इतना ज़्यादा था, लेकिन अब x बढ़ा तो y क्या हो गया, कम हो गया ना। तो रिवर्स रिलेशनशिप है। स्पीड, हमारी बाइक की स्पीड और पहुँचने के समय में रिवर्स रिलेशनशिप है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब मॉडल को हम मल्टीवेरिएट पे एक्सटेंड करते हैं। मॉडल को जब मल्टीवेरिएट पे एक्सटेंड करेंगे तो क्या चेंज आने वाला है, जो वेरिएबल इफेक्ट होने वाला है वो तो एक ही रहेगा जैसा वो था, लेकिन अब की बार जो इफेक्ट डालने वाले वेरिएबल्स हैं वो बहुत सारे हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। तो मल्टीवेरिएट में अब तक हम पी रैंडम वेक्टर वाला हिस्सा लेकर चलते थे, पी वेरिएट लेकर चलते थे। यहाँ पर भी हम यही मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने पी वेरिएबल्स हैं जो कि इस वाई यानी आउटपुट पर इफेक्ट डालने वाले हैं। अगर हम इनकी इंटेंसिटी की बात करें तो β1 β2 डॉट डॉट बीटा पी, और अगर ये इफ़ेक्ट आपस में एडिटिव हैं यानी इनको ऐड करने पर y का टोटल आउटपुट हमें मिल जाएगा, तो हम इसको ऐड करके मॉडल बना सकते हैं। ऐसे मॉडल को हम एडिटिव मॉडल कहते हैं। अभी हम इसका एग्जांपल भी आपको बताते हैं। अब इस y को हम फिर से कह रहे हैं ये प्रोडक्शन है, किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन है। मान लो कोई एक देश है, वो कोई भी आइटम बना रहा है, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसका ये कितना प्रोडक्शन हुआ ये है। अब ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला रैंडम वेरिएबल जो हमने सिंगल वाले में लिया था वही ले लेते हैं, मैन पावर, यानी काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा x2 हम ले लेते हैं, रॉ मटेरियल्स, यानी प्रोडक्शन करने के लिए हमको सामान तो चाहिए ही, अगर हमें कोई सामान बनाना है तो वो जिससे बनता है वो हमें चाहिए। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी यानी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा। अगर रॉ मटेरियल ही ना रहे तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, यानी ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एक और फैक्टर कोई बताए, चलो एक फैक्टर हम ले लेते हैं मनी। कुछ भी करने के लिए सबसे ज़्यादा हाँ मशीन भी ले सकते हैं। मनी मतलब पैसा। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हम उस बिज़नेस को छोटा करें या बड़ा करें, वो डिसाइड होता है पैसे से। जितना पैसा होगा उसके हिसाब से हम उसको स्टार्टअप करेंगे। एक फैक्टर भी और बोला गया, मशीन। तो मशीन का मतलब जिनसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं मैन पावर के साथ साथ मशीनें भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। मैन पावर आदमी 100 हो गए लेकिन मशीन 4 ही हैं, तो 4 मशीनों पर 100 आदमी कैसे काम कर सकते हैं। इसलिए नंबर ऑफ़ मशीन्स यानी इनकी इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इफ़ वी टेक सेवरल रैंडम वेरिएबल अकाउंट फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन वाई and we develop a relationship between these variables dependent and independent, these relationship is known as linear model। अब इस linear model को हम extend करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम किसी आयत कंपनी ले लो, आयत पर्सन ले लो, आयत, हाँ बोलो सर। इसमें भी तो एक कांस्टेंट ऐड होगा। बिल्कुल होगा, कांस्टेंट को हम 0 मानकर चल रहे हैं, ठीक है।
आपका जो लीनियर मॉडल है उसमें हम कांस्टेंट को 0 मानकर चल रहे हैं अभी के लिए, और आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं ये आप एमएससी में जब इकोनोमेट्रिक्स पढ़ोगे तब वहाँ पर बताया जाएगा। एक मॉडल जिसमें कांस्टेंट ऐड हो जाता है उसको क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहते हैं, नहीं तो उसको हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी बोलते हैं बिना इस इंटरसेप्ट टर्म के, ठीक है। यहाँ पर हमने ये मान लिया ना कि वाई में जो प्रोडक्शन है वो किसी न किसी वेरिएबल के थ्रू ही आ रहा है, तो इस वजह से हमने कांस्टेंट को नहीं रखा था। और आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है उसमें कांस्टेंट आएगा, कैसे आएगा हम बताते हैं। मान लो हमने अपने मॉडल में x1 की वैल्यू हमेशा के लिए 1 फिक्स कर दी, x1 हमेशा 1 हो गया, तो जब x1 हमेशा 1 हुआ तो ये बीटा 1 क्या बन गया, कांस्टेंट। इंटरसेप्ट टर्म कांस्टेंट बन गया। तो आपको ऐसे मॉडल भी देखने को मिलेंगे जिनमें पहला कॉलम में सिर्फ 1 1 लिखा जाता है। तो आपका ऐसा मॉडल अगर हो और पहले कॉलम में 1 1 हो तो आप समझ जाना कि ये कांस्टेंट के लिए है। चलिए हम y के लिए इक्वेशन लिखते हैं, तो y के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, बीटा 1 x1 i प्लस बीटा 2 x2 i प्लस बीटा डॉट डॉट कितने हमने वेरिएबल लिए p, बीटा p x p i। तो आप किसी को ये कन्फ्यूजन तो नहीं है बीटा 1 बीटा 2 बीटा p क्या है, ये सब रैंडम वेरिएबल्स की इंटेंसिटीज़ हैं या सिंपल भाषा में कहें तो स्लोप हैं। इन सब के साथ एक टर्म और आता है एरर, यानी जब भी कभी हम इसके और इसके बीच में कनेक्शन को फुलफ़िल करने में कहीं भी कम रह जाते हैं, जैसे मॉडल की बात अगर हम करें, ये y अगर स्कूल जाने का टाइम है और हमको पता है कि x जिसको हम स्पीड ले रहे हैं उसकी इंटेंसिटी ये कर रखी है तो हम इतने समय में पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि जाम का लग जाना, जैसे कि पानी बरस गया तो आपको रुकना पड़ गया। तो ये ऐसी चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती हैं कभी कभार, जिनकी वजह से हमारे वाई पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब कोई एक ऐसी टर्म आ जाती है हमारे मॉडल में जिसको हमने पहले से सोचकर नहीं रखा था, अचानक से आया, तो हम उसको कहते हैं एरर टर्म। एरर टर्म आने के बाद ये मॉडल फुलफिल होता है। तो एक टर्म हम और लेके चलते हैं एरर, इसको हम ई से या फिर यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपने लीनियर मॉडल में। ith वैल्यू है तो हमने इसके लिए क्या यूज़ किया, यू आई। अब i की जो वैल्यू है, अगर हम n लोगों का डेटा ले रहे हैं, n पर्सन का डेटा ले रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बनने वाली है, y1 इक्वल टू बीटा 1 x11 बीटा 2 x21 प्लस डॉट डॉट बीटा p xp1 प्लस u1। y2 की वैल्यू अगर हम लिखें i की वैल्यू 2 पुट करके, तो बीटा 1 x12 बीटा 2 x22 प्लस डॉट डॉट बीटा p xp2 प्लस u2। इसी तरीके से हम nth आउटपुट के लिए भी इस रिलेशनशिप को लिख सकते हैं, बीटा 1 x1n बीटा 2 x2n प्लस डॉट डॉट बीटा p xpn, और nth लाइन है इसलिए एरर की वैल्यू हो गई un। अब इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, y वेक्टर इज इक्वल टू बीटा वेक्टर x प्लस u वेक्टर। कैसे इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं देखते हैं। y का जो ऑर्डर है वो n क्रॉस 1 है, u का ऑर्डर n क्रॉस 1 है, बीटा का ऑर्डर p क्रॉस 1 है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि बीटा में कितने कंपोनेंट हैं, p। x का ऑर्डर हम क्या लें, x प्राइम होना चाहिए। एक मिनट, x का ऑर्डर हम n क्रॉस p लेंगे, x हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। बीटा का ऑर्डर हम लोग लेंगे n क्रॉस x बीटा। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा, एक मिनट, इसको ऐसे लिखो, x बीटा वेक्टर है ना। तो बीटा का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, p क्रॉस 1, और x का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस p। प्राइम अभी हम ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में लगाएंगे, अभी हम आपको ये बना के भी दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी ऑर्डर जो लिखेंगे उन पे बात मत करो, यहाँ पर आओ, पहले हम y वेक्टर को लिखते हैं। यानी हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी थी, y1 y2 डॉट डॉट yn।
हमारे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पर x आएगी, हम x के कंपोनेंट को लिख लेते हैं। क्या है कंपोनेंट? x11 x21 डॉट डॉट xp1, x12 x22 डॉट डॉट xp2, ये आएगा x1n x2n डॉट डॉट xpn। तो नंबर ऑफ रोज काउंट करो कितनी है, पहली रो, ये दूसरी रो स्टार्ट हुई, nth रो हो गई n, और कॉलम कितने हैं, पहला x1 x2 xp यानी p, n क्रॉस p बन गया। अब ऊपर की इक्वेशंस को लाने के लिए हमको बीटा वेक्टर के सारे कंपोनेंट को इस तरीके से लिखने पड़ेंगे, बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा p। जरा मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए पहली इक्वेशन मिल रही है y1 इक्वल टू, यस सर, और इधर u वेक्टर से पहला वाला एलिमेंट उठा लेंगे u1। तो अब सबको ऑर्डर समझ में आया, ये p क्रॉस 1, ये n क्रॉस p, ये n क्रॉस 1, ये n क्रॉस 1। इसी रिलेशनशिप को जो कि n वेरिएबल्स के लिए लिखी गई है, p एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में या p इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, हम कहते हैं जनरल लीनियर मॉडल। तो लीनियर मॉडल जनरल क्यों बना, अब आप समझ गए, ये जनरलाइज हो गया। कैसे जनरलाइज हुआ? पहले जो हम मॉडल लिए थे यूनिवेरिएट में, वो सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल की वजह से इस पे क्या इफेक्ट आने वाला ये बताता था, जबकि अब की बार इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल जितने किसी में होने चाहिए उतने सारे के सारे ले लिए गए हैं। इसके अलावा अगर कुछ बचता है तो वो एरर में आ गया। तो ये वाला मॉडल जो है वो सारे रैंडम वेरिएबल को एक साथ एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जनरल लीनियर मॉडल। सभी को क्लियर हो गया? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरल लीनियर मॉडल को? y वेक्टर इज इक्वल टू x बीटा वेक्टर प्लस u वेक्टर। तो आपका जनरल लीनियर मॉडल आपको समझ में आया। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। स्टडी करने में जो, हाँ बोलो सर, जैसे इसमें जो x1 लिखे हैं उसके बाद से x21 लिखे हैं, तो उसकी जगह पे मतलब ax12 ये वाला नहीं लिख सकते हैं क्या? आपके हिसाब से r इंटू सी होना चाहिए ना, रो पहले कॉलम बाद में। हाँ, लेकिन हमने जो मॉडल अपना डिज़ाइन किया वो कुछ ऐसा है कि हमारे जो रैंडम वेक्टर p थे वो एक इक्वेशन में आने चाहिए। तो जो रैंडम वेक्टर p थे उनको हमने कॉलम में ले रखा है, ठीक है। तो आप आगे पीछे वाले रिलेशनशिप को मत देखो, बट ये काउंट करो कि कितनी रोज़ हैं। ये पहली रो है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। तो आपकी जो कन्फ्यूज़न हुई है वो लाजमी है, बट ऐसा नहीं कि ये इतना कन्फ्यूजिंग है कि आप पकड़ ही ना पाए। यहाँ पर दो चीज़ें हम एक साथ लेकर चले ना, रैंडम वेक्टर भी लेकर चल रहे हैं और n इक्वेशंस भी लेकर चल रहे हैं। तो आप बस ये काउंट करो कि रो कितनी है। हम लोग लिखते तो यही ना, रो इनटू कॉलम, ठीक है। यानी ये p वेरिएबल्स के जो p कोफिशिएंट्स हैं हमको इनको एस्टिमेट करना है यूजिंग दीज n इक्वेशंस। तो अभी कुछ एजम्पशन भी हम लोग मानेंगे जब एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं इनके नाम की। जब हम बता रहे थे पहले सबसे, तो हमने इसका नाम क्या बताया था, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इस x को क्या कहा था, इसको क्या कहा था, इंडिपेंडेंट। इनके कुछ नाम और हैं, जरा उनको देखते हैं। y को हम लोग कहते हैं रिग्रेस्ड और x को कहते हैं रिग्रेसर। y पे इफेक्ट पड़ता है तो वो रिग्रेस्ड हो गया, और जो इफेक्ट डाल रहा है यानी इफेक्ट डालने वाला क्या होगा, रिग्रेसर। और इनके क्या नाम होते हैं, x को हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और y को क्या कहते हैं, एक्सप्लेन्ड। ऐसा क्यों? y किसके थ्रू एक्सप्लेन हो रहा है, x के थ्रू। जब हम x की वैल्यूज पुट करेंगे मॉडल में तब हमको y मिलेगा। तो y एक्सप्लेन्ड हो गया, और जिसने एक्सप्लेन किया वो कहलाया एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। इकोनॉमिक्स में जब हम आते हैं और मॉडल्स बनाते हैं तो इनके स्पेशल नाम होते हैं। y को हम कहते हैं एंडोजिनस, और x को कहते हैं एक्सोजिनस। ये आप जब MSc में आओगे, इकोनोमेट्रिक्स का पेपर पढ़ोगे, तब आपको नाम ये जानने को मिलेंगे। इनके साथ जो टर्म आया था एक u, इसको हम क्या कहते हैं, इसको डिस्टर्बेंस टर्म भी कहते हैं, इसको हम रेसिडुअल भी कहते हैं।
और इसको एरर भी कहते हैं। तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, कई सारे नाम हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, एक्चुअल में इनके बीच में डिफरेंसेस भी है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों इनके नाम में चेंजेस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नोट्स पे आते हैं। जो नोट्स में लिखा है उसे भी हम पढ़ते हुए फिर आगे की चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। देखिए, अ लीनियर मॉडल इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग रैंडम वेरिएबल्स, मैथमेटिकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लीनियर मॉडल्स। कौन कौन से होते हैं? इनमें आपको जो पढ़ना है वो तीसरे नंबर वाला है, रिग्रेशन मॉडल, फंक्शनली रिलेटेड मॉडल, मीन रिलेटेड मॉडल, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मॉडल, कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस मॉडल। ये सारे में केवल नाम ही जानने हैं। मेन आपके लिए रिग्रेशन मॉडल है, जिसको हम जनरल लीनियर मॉडल भी कहते हैं। लेट देयर एग्जिस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल y नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड p एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल, यानी यहाँ पर रैंडम वेरिएबल जो इफेक्ट डालने वाले उनको एक से ज़्यादा लिया गया है। से x1 x2 xp नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और रिग्रेसर्स एंड डिस्टर्बेंस टर्म u नोन एज एरर और रेसिडुअल एसोसिएटेड विद y। ये एरर y से जुड़ा हुआ है, ये सब आपने पढ़ भी रखा है एनोवा में। वी में एक्सप्रेस द रिलेशनशिप एज, हम इस तरह के रिलेशनशिप दिखा सकते हैं जहाँ पर β1 β2 βp आर लीनियर कॉन्स्टेंट्स। नाम यहाँ पर दिए हुए हैं जो भी हमने बताया आपको। ith इक्वेशन लिखी गई है, इफ़ वी टेक एन ऑब्जर्वेशंस ऑन y, अगर हम इस y पे n ऑब्जर्वेशंस ले लें और x1 x2 xp हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। एक कंडीशन जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी हुई, इस पे ध्यान देना है। क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है n ग्रेटर देन p। अगर हमारे पास β1 β2 डॉट डॉट βp कांस्टेंट हैं जिनको एस्टिमेट करना है, तो हमको कम से कम कितनी इक्वेशन चाहिए? p ही तो चाहिए ही चाहिए। अगर p से ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। तो इक्वेशन n है, वेरिएबल्स p हैं, n ग्रेटर देन p की कंडीशन हम लेकर चलेंगे। और जब मैट्रिक्स x बनेगी तो ये भी कहेंगे कि मैट्रिक्स x का रैंक p होना चाहिए। अगर p से कम हुई तो एक ना एक पैरामीटर ऐसा रह जाएगा जिसको हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। मैट्रिक्स थ्योरी इतना सब आप लोग समझते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन दिस लीनियर रिलेशनशिप फॉर द ith ऑब्जर्वेशंस कैन बी रिटन एज, ith के बाद एक्सप्लेनेशन, फिर इसका मैट्रिक्स फॉर्म, ये सब आपने देखा। वी मेक द फॉलोइंग एजम्पशन फॉर द जनरल लीनियर मॉडल डिनोटेड इन इक्वेशन 4। इस लीनियर मॉडल के रिगार्डिंग हम कुछ एजम्पशन लेंगे। क्यों एजम्पशन ले रहे हैं? जब हम बीटा को एस्टिमेट करेंगे तो अगर ये एजम्पशंस फुलफिल नहीं हुए तो बीटा को एस्टिमेट किया नहीं जा सकता है। एजम्पशन नंबर 1 अभी हमने समझाया आपको, एन पी से बड़ा होना चाहिए, मीन्स नंबर ऑफ इक्वेशंस ग्रेटर देन नंबर ऑफ अननोन कांस्टेंट या अननोन वेरिएबल्स जिनको हम एस्टिमेट करना चाहते हैं। एक्स इज़ नॉन स्टोकास्टिक नॉन रैंडम। इसका क्या मतलब हुआ? नॉन स्टोकास्टिक या नॉन रैंडम का मतलब इसकी वैल्यूज़ हमें नोन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में x पता हो y पता हो, तब हम जाकर a और b को निकालते हैं, फिर फ्यूचर की किसी x की वैल्यू को लेकर y को प्रिडिक्ट करते हैं। यानी पास्ट की x की सारी वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। तो x को हम क्या कहते हैं? ये नॉन मैट्रिक्स है। रैंक ऑफ x कितनी होनी चाहिए? p होनी चाहिए। जो y इज इक्वल टू एक्स बीटा प्लस यू में इसका ऑर्डर n क्रॉस p था, यानी इसमें n रोज़ हैं, तो इसमें कम से कम p ऐसी रोज़ ज़रूर होनी चाहिए जिसमें सिर्फ जीरो ना हो, यानी नॉन जीरोज़ रो। इसका ऑर्डर p होने पर हम बीटा के सभी p कंपोनेंट को एस्टिमेट कर पाएंगे। अगर x की रैंक p है तो x प्राइम x की रैंक भी p होनी चाहिए। x प्राइम x कैसे बनेगा? x प्राइम का मतलब p क्रॉस n, और फिर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्रॉस p, तो ये हो गया p क्रॉस p। और p क्रॉस p की मैट्रिक्स की रैंक अगर p नहीं होगी, ये जंक्शन अगर फुलफिल नहीं हुआ, तो हम बीटा को एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर x प्राइम x की रैंक यानी ये फुल रैंक की मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर लिखा होगा x प्राइम x इन्वर्स एग्जिस्ट। इन्वर्स यहाँ मिसिंग है, अभी आगे आ जाएगा, इसको तुम लोग करेक्ट कर लेना। इन्वर्स एग्जिस्ट करने की बात क्यों कही जा रही है? इन्वर्स इसलिए एग्जिस्ट होना चाहिए क्योंकि जब हम बीटा वेक्टर को एस्टिमेट करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए अगर यही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बीटा वेक्टर निकाल ही नहीं सकते। और ये मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ऑटोमेटिक हो जाएगी, जब हम उसको उसके प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगी। तो एजम्पशन 3 आपने देख लिए।
चौथा एजम्पशन है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है कि जो डिस्टर्बेंस टर्म है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए और इसका मीन 0 और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आई होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें इसी के पार्ट हैं, ये सब देख के आप समझ सकते हैं। u1 u2 un आर IID रैंडम वेरिएबल्स विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। अब किसी के मन में एजम्पशंस को लेकर कोई सवाल आ रहा हो तो बोल सकता है। आप लोग एक बात अपने मन में ये बिठाओ कि एजम्पशंस जो होते हैं वो सपोज किए जाते हैं, होंगे कि नहीं होंगे ये ज़रूरी नहीं है। अगर आज हम इसको रैंडम पढ़ रहे हैं तो कभी ना कभी किसी ने इस वाले सिंबल को R, इसको A, इसको N क्या किया होगा, माना होगा। ये कहीं पहले से तो नहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कभी ना कभी तो लैंग्वेज की शुरुआत हुई होगी। तो जब हमने इनको एज्यूम किया तब आज हम इंग्लिश की पूरी लैंग्वेज पढ़ पा रहे हैं। इसी तरीके से जब कोई थ्योरी डेवलप होती है तो हमको उसमें कुछ चीज़ें मान कर चलनी पड़ती हैं कि ऐसी चीज़ें होंगी तो ही हम इसका डेवलपमेंट कर पाएंगे। बाद में जब सतत विकास होता है, जिसको कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं डेवलपमेंट की, तो इनमें अगर कोई कमियां होती हैं तो वो ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं, क्योंकि जब कोई एक रफ वर्क तैयार होता है तो धीरे धीरे उसमें सुधार होता है और फिर वो इसीलिए बार बार इन्वेंशन हुए, कई बार हुए। पहले प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर आया, फिर एमएलई आया, फिर मेथड ऑफ मोमेंट आया, फिर मिनिमम वेरिएंस, मिनिमम काई स्क्वायर। इस तरीके से क्या हुआ, एक के बाद एक कंटिन्यूअस आते गए। तो हमने अब तक जो पढ़ा वो लीनियर मॉडल के बारे में जाना और ये जाना कि उसके एजम्पशंस क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हिस्सा और आज करवाएंगे, जहाँ से एस्टिमेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वहाँ से हम कल देखेंगे। अभी इस वेक्टर u का एक्सपेक्टेशन 0 के बराबर सबको समझ में आ रहा होगा। जब ui नॉर्मल 0 फॉलो कर रहा है तो सबका मीन 0 है। कोवेरियंस हमने आपको मल्टीवेरिएट में करके दिखाया था वेक्टर x के लिए, x माइनस म्यू वेक्टर, फिर x माइनस म्यू वेक्टर प्राइम। तो कोवेरियंस वाले में सबको ये बात पता है कि प्राइम कहाँ लगता है, बाद में। इसको देख लेते हैं, हालांकि इसके बारे में सब जानते हो। u वेक्टर में एक्सपेक्टेड u 0 है, इनको हम 0 पुट कर देंगे तो ये बचेगा u वेक्टर प्राइम। अब u वेक्टर की वैल्यू u1 u2 un और इसके प्राइम की वैल्यू u1 u2 un। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्रॉस 1 और 1 क्रॉस n की वजह से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n की आएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम u1 स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम u1 u2। इसी तरीके से सारे कंपोनेंट आए हैं। एक्सपेक्टेशन को जब अप्लाई करेंगे तो u1 स्क्वायर क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि हमारा ui जो है उसका वेरिएंस कितना है एजम्पशन में, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ u स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ u स्क्वायर, क्योंकि मीन 0 है, इसमें मीन का स्क्वायर घटाते हैं तब वेरिएंस बनता है, जो कि 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, वेरिएंस ऑफ u1 यानी सिग्मा स्क्वायर। जितने डायगोनल एलिमेंट है वो सारे वेरिएंस बने हैं, जितने ऑफ डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे कोवेरिएंस बने हैं। और हाँ, और ui को यहाँ पर एजम्पशन में IID यानी इंडिपेंडेंट भी माना गया है। ये देखिए u1 u2 un आर IID रैंडम वेरिएबल्स, यानी ये सारे के सारे एक जैसे हैं, यानी इनका सबका मीन और वेरिएंस सेम है और इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट हैं इसलिए इनके कोवेरिएंस सिस्टम 0 हो जाएंगे और हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिग्मा स्क्वायर की एक मैट्रिक्स बनेगी जिसके डायगोनल पे सिर्फ सिग्मा होगा। अगर सिग्मा को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगी सिग्मा स्क्वायर IN, यानी कि वेक्टर u की जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो ये है, u वेक्टर फॉलोज n वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेक्टर 0 एंड डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा स्क्वायर IN। अब चाहो तो सिग्मा स्क्वायर को अंदर कर लो, चाहो तो बाहर कर लो, ठीक है। अंदर करोगे तो इसका नाम सिग्मा पड़ जाएगा, फिर बताना पड़ेगा सिग्मा की वैल्यू ये है। ऐसा लिखे होने पर डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये तो हुए एजम्पशंस। ठीक है, अंडर द एजम्पशन 1 to 4 इक्वेशन 4 इज कॉल्ड जनरल लीनियर मॉडल ऑफ फुल रैंक। फुल रैंक का मतलब रैंक ऑफ एक्स जो है वो जितने वेरिएबल हैं उतनी रैंक उसकी होनी चाहिए, इसीलिए फुल रैंक कहते हैं। राइट डाउन द एजम्पशन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि आप एजम्पशंस जनरल लीनियर मॉडल के बताइए। तो चारों एजम्पशन आपको याद करने हैं। नाउ वी डील विद 2 प्रॉब्लम। क्या है, पहला एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर बीटा वेक्टर एंड सिग्मा स्क्वायर। आपने एजम्पशन में u को माना है कि ये नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहा है, तो हम इस सिग्मा स्क्वायर का इस डेटा से एस्टिमेशन करेंगे।
दूसरा एस्टिमेटर हम बीटा वेक्टर का करेंगे जिसमें कितने कंपोनेंट हैं, पी, बीटा 1, बीटा 2 डॉट डॉट बीटा पी। तो अभी थ्योरेटिकली हम इस बीटा वेक्टर को एस्टिमेट करेंगे, बाद में न्यूमेरिकल सेट करके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बीटा एस्टिमेट होता है एक साथ जनरल लीनियर मॉडल के फॉर्मूले से। आगे की प्रक्रिया हम कल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपको करवाएंगे एस्टिमेशन ऑफ बीटा वेक्टर एंड सिग्मा स्क्वायर बाई मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसको हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं जब जनरल लीनियर मॉडल पे अप्लाई करते हैं। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन, किसी के मन में कोई सवाल हो तो बोल सकता है। नहीं है। चलो, सभी को सब कुछ क्लियर है, सबको समझ में आया जनरल लीनियर मॉडल के बारे में? चलो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे मंडे को अब हम लोग। कल आपका टेस्ट है, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी लोग टेस्ट की तैयारी करिए और पेपर आपको लाइव हम देंगे, क्लास में ही सबको सॉल्यूशन करना है, ठीक है।